हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पाठक सर एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करें। चलिए, पहला प्रश्न। मिल और स्पेंसर की पुस्तक पढ़ना बंद करो। मिल और स्पेंसर की पुस्तक पढ़ना बंद करें। कांट और हीगल के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करो। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अपने शिष्यों को ऐसा कहा करता था? कौन सा विचारक है जो अपने शिष्यों को ऐसा कहा करता था, उपदेश देता था, कहता था मिल और स्पेंसर की पुस्तक पढ़ना बंद कर दो, कांट और हीगल के ग्रंथों का अध्ययन करो। तो ऐसा अपने शिष्यों को कहने वाला विचारक कौन था भाई? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये विचारक ग्रीन महोदय थे, या बोसांके थे, या ब्रेडले थे, या प्लेटो थे। आप उत्तर देने का प्रयास करें। ग्रीन और स्पेंसर की पुस्तक पढ़ना बंद करो, कांट और हीगल के ग्रंथों का अध्ययन आरंभ करो। ऐसा अपने शिष्यों को कहा करते थे ग्रीन महोदय। आपका ऑप्शन आ सही होगा, ग्रीन महोदय कहा करते थे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाए। आदर्शवादी विचारधारा से संबंध विचारक नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा आदर्शवादी विचारक नहीं है। ग्रीन भाई आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल भी आदर्शवादी विचारक हैं। फिक्टे भी आदर्शवादी विचारक हैं। आपसे पूछा जा रहा आदर्शवादी विचारधारा से संबंध विचारक नहीं है, तो वो नहीं है मिल। आपका ऑप्शन दा सही होगा, मिल नहीं है आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी विचारधारा से संबंध विचारक, आदर्शवादी विचारधारा से संबंध विचारक हैं। अब इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सा आदर्शवादी विचारधारा संबंध विचारक हैं? क्या बेंथम है? नहीं भाई। गांधी जी? बिल्कुल नहीं। मिल? नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे आदर्शवादी विचारधारा से संबंध विचारक कांट महोदय हैं। ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य के महत्व पर बल दिया है? वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य के महत्व पर बल दिया है? तो ये व्यक्तिवाद है क्या, या आदर्शवाद, या उपयोगितावाद, या गांधीवाद? तो आपको बताना है राज्य के महत्व पर कौन बल देते हैं? भाई आदर्शवादी महत्व पे बल देते हैं। राज्य के महत्व पर आदर्शवादी महत्व देते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बा सही होगा। वह कौन सी विचारधारा है जिससे हिटलर और मुसोलिनी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? वह कौन सी विचारधारा है जिससे हिटलर और मुसोलिनी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो आदर्शवाद से प्रभावित हुए हैं, या उपयोगितावाद से, या मार्क्सवाद से, या समाजवाद से? चलिए हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। हिटलर और मुसोलिनी सर्वाधिक प्रभावित हुए थे आदर्शवाद से। आपका ऑप्शन आ सही होगा, आदर्शवाद। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए। आदर्शवाद का अर्थ है, आदर्शवाद का अर्थ है केवल विचार जगत में रहना,
पूर्ण या सर्वोत्कृष्ट रहना, पूर्णता रखने वाली वस्तु अथवा उपयुक्त। चलिए भाई 6 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। तो आदर्शवाद का अर्थ है केवल विचार जगत में रहने वाला, सही है। पूर्ण या सर्वोत्कृष्ट, ये भी सही है। पूर्णता रखने वाली वस्तु, ये भी सही है। तो आदर्शवाद का लक्ष्य उपयुक्त तीनों है, अर्थात आपका उत्तर ऑप्शन द सही होगा, द ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वो कौन सी विचारधारा है जो इस संसार में पाए जाने वाले राज्यों की विवेचना से संतुष्ट नहीं होती, किंतु इनसे आगे बढ़कर आदर्श राज्य के स्वरूप का वर्णन करती है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में वह कौन सी विचारधारा है जो इस संसार में पाए जाने वाले राज्यों की विवेचना से संतुष्ट नहीं होती, किंतु इनसे आगे बढ़कर आदर्श राज्य के स्वरूप का वर्णन करती है? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करें। ये व्यक्तिवादी या उपयोगितावादी या आदर्शवादी या फांसीवादी? तो हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए, और यही ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें प्रतिभागी भाई हमारे गलत करके चले आते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ, उसी अध्याय को लेके चल रहा हूँ जहाँ पे प्रतियोगी भाई गलत करते हैं और गलत करके चले आते हैं। पेपर होने के बाद उनको निराशा हाथ लगती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन टॉपिक उठाए हैं, पर ऐसे ही प्रश्नों को सही करने की आवश्यकता आपको परीक्षा हाल में रहती है, ताकि आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में मिल जाए। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हम आपको बताते हैं। ऐसी विचारधारा है आदर्शवाद। आदर्शवाद आपका ऑप्शन बात सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? आदर्शवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है या समाजवादी सिद्धांत है या दार्शनिक सिद्धांत है या गांधीवादी सिद्धांत है? तो आदर्शवादी सिद्धांत का दूसरा नाम दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत, समाजवादी पे नहीं लगा देना भाई, ना गांधीवादी पे ना व्यक्तिवादी पे। दार्शनिक सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत एक ही हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवादी विचारधारा को दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि चलिए भाई उसी से मिलता जुलता प्रश्न आ गया है, आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आदर्शवादी राज को दार्शनिक विचारधारा भी कहते हैं। उत्तर देने का प्रयास करें। ऑप्शन में चारों आपके सामने ले आ रहा हूं। यह राज्य के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करती है। यह राज्य के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करती है। दूसरा, यह सिद्धांत प्रधान रूप से दार्शनिकों की देन है। ऑप्शन सा, इस सिद्धांत का विशेष दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित होना है। तो क्या सभी सही हैं? हाँ भाई सभी सही हैं। आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। इसी कारण आदर्शवादी विचारधारा को दार्शनिक विचारधारा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह कौन सा विचारक है जो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत कहकर पुकारता है? देखिए एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है भाई, और बस ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। वह कौन सा विचारक है जो राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत कहकर पुकारता है? वो विचारक बोसांके हैं या हॉब्स हैं या मिल हैं
अथवा गांधी जी हैं, तो वो दार्शनिक विचारक जो राज के आदर्शवादी सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत कहकर पुकारता है, वो विचारक हैं बोसांके जी। आपका ऑप्शन सही आ होगा, बोसांके जी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आदर्शवाद को राज का आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारता है। आदर्शवाद को राज का आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारता है, ये भाई कौन कहकर पुकारता है? आदर्शवाद को राज का आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारने वाला कौन सा विचारक है भाई? कांट हैं, या ब्रेडले हैं, या एल.टी. हॉबाउस हैं, या लास्की हैं? तो हम आपको बताते हैं, ये आदर्शवाद को राज का आध्यात्मिक सिद्धांत कहकर पुकारने वाले एल.टी. हॉबाउस हैं। एल.टी. हॉबाउस। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सा सही होगा। आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहकर पुकारता है कौन भाई? आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कौन बोलता है? तो आदर्शवाद को क्या ये बोसांके बोलते हैं? नहीं भाई, ये तो ऐसा बोल ही नहीं सके, क्योंकि आदर्शवाद के समर्थक हैं कांट। नहीं भाई, ये भी नहीं बोल सकते। CEM जोड़ यही बोल सकते हैं। हाँ, एल.टी. हॉबाउस भी नहीं बोल सकते। तो आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहकर पुकारने वाले CEM जोड़ हैं। आपका ऑप्शन सा सही होगा। आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहकर कौन पुकारता है? प्रश्न नंबर 13 देखिए। आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहकर कौन पुकारता है? ये गैटल जी पुकारते हैं, या जोड़ CM जोड़, या एल.टी. हॉबाउस, या गांधी जी? तो आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहकर पुकारने वाला व्यक्ति थे गैटल महोदय। देखिए भाई, आदर्शवाद से ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको भ्रमित कर देंगे। आप इस सेशन को बार बार देखने की कोशिश करना, और प्रश्न हूबहू आएंगे। इसमें हम ज़्यादा व्याख्या पे जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको हूबहू ऐसे प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आदर्शवाद को नैतिक सिद्धांत कहकर पुकारने वाला व्यक्ति गैटल हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहकर भी पुकारा जाता है, क्योंकि आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहकर भी पुकारा जाता है क्योंकि आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद में उत्तर करने का प्रयास करेंगे। यह राज के समग्र रूप का दार्शनिक दृष्टि से अध्ययन करता है, या यह राज के दृश्यमान भौतिक तत्वों पर बल न देकर उसके भौतिक जगत के ऊपर उठे हुए आध्यात्मिक स्वरूप पर बल देता है, या यह राज को पूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट सत्ता मानने के कारण उसे व्यक्तियों पर असीम, निर्बाध और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है, या नैतिकता पर अत्यधिक बल देते हैं। तो आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो आपका ऑप्शन देखेंगे कि आदर्शवाद को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहकर भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह राज को पूर्ण एवं सर्वोत्कृष्ट सत्ता मानने के कारण उसे व्यक्तियों पर असीम, निर्बाध और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवादी विचारधारा के बीज हमें निम्नलिखित ग्रंथ में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आदर्शवादी विचारधारा के बीज हमें निम्नलिखित ग्रंथ में मिलते हैं।
ये प्लेटो की रिपब्लिक में मिलता है, या हाब्स के लेवियाथन में, या मैकियावली के प्रिंस में, या कार्ल मार्क्स की पूंजी में। तो आदर्शवादी विचारधारा का बीज हमें प्लेटो की रिपब्लिक में मिलता है भाई, प्लेटो के रिपब्लिक में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन आ सही होगा, प्लेटो की रिपब्लिक। आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक कौन हैं? आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक कौन हैं, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्लेटो हैं, हाँ भाई हैं, सही है। कांट भी हैं, रूसो भी हैं, तो क्या सभी हैं? हाँ जी, आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित ये तीनों विचारक हैं, आपका ऑप्शन द सही होगा। आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक नहीं हैं, आपसे पूछा जा रहा आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक नहीं हैं, तो फिक्टे भाई आदर्शवादी विचारधारक हैं। वान हम्बोल्ट ये भी आदर्शवादी विचारक हैं। कांट भी आदर्शवादी विचारक हैं। तो आदर्शवादी विचारक कौन नहीं है? जे.एस. मिल, आपका ऑप्शन द सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवादी विचारधारा द्वारा विरोध किया जाता है। आदर्शवादी विचारधारा द्वारा विरोध किया जाता है तर्कवाद का, प्रबोध आंदोलन का, बुद्धिवाद का, या उपर्युक्त तीनों का। तो आदर्शवादी विचारधारा द्वारा विरोध किया जाता है उपयुक्त सभी का, आपका ऑप्शन द सही होगा। जर्मन आदर्शवाद को उग्र या अतिवादी कहा जाता है, संयत या मध्यम मार्गी कहा जाता है, नवीन व्यक्तिवादी एवं नवीन आदर्शवादी कहा जाता है, या सौम्य विचारधारा कहा जाता है। नहीं भाई, जर्मन आदर्शवाद को उग्र या अतिवादी कहा जाता है, उग्र या अतिवादी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। आदर्शवाद की जर्मन विचारधारा ने राज्य को अत्यधिक महत्व दिया, व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, या राज्य को मनुष्य की उन्नति का साधन माना। तो आदर्शवाद की जर्मन विचारधारा ने राज्य को अधिक महत्व दिया, राज्य को अधिक महत्व दिया है, यानी आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवाद की वह कौन सी विचारधारा है जिसने राज्य को सर्वशक्तिमान, निर्दोष एवं ईश्वरीय माना है? तो ये यूनानी विचारधारा कहें, या ऑक्सफोर्ड विचारधारा है, या जर्मन विचारधारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो आदर्शवाद की वो कौन सी विचारधारा जिसने राज्य को सर्वशक्तिमान, निर्दोष एवं ईश्वरीय माना है? वो विचारधारा है जर्मन विचारधारा भाई। जर्मन में भी तानाशाही सिद्धांत का उदय हुआ है ना भाई, तो आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन आपके सामने होगा। चलिए अगला प्रश्न। आदर्श वह कौन सा विचारक है जिसके विचारों में उदारवाद तथा आदर्शवाद का सम्मिश्रण है? वह कौन सा विचारक है जिसके विचारों में उदारवाद तथा आदर्शवाद का सम्मिश्रण है? आपको इसका उत्तर देना है। तो हीगल जी हैं? नहीं भाई। फिक्टे हैं? नहीं। ग्रीन है? हाँ जी, ग्रीन ही वो विचारक है जिसके विचारों में उदारवाद और आदर्शवाद का सम्मिश्रण पाया जाता है। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है। कौन मानता है? राज्य को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है। भाई कौन मानता है ऐसा? तो ये
मानने वाले हीगल महोदय थे। राज को व्यक्ति के लिए नहीं अपितु व्यक्ति को राज के लिए मानने वाले हीगल महोदय थे। हीगल महोदय, आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह कौन सा आदर्शवादी विचारक है जो दोपहर को अपने घर से भ्रमण के लिए निकलता था तो लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे कि अब ठीक 3:30 बज गए हैं। वह प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वह कौन सा आदर्शवादी विचारक है जो दोपहर को अपने घर से भ्रमण के लिए निकलता था तो लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे कि अब ठीक 3:30 बजे हैं। तो उस विचारक के बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर द का उत्तर करेंगे। ये हेगल के बारे में कहा गया या फिक्टे के बारे में या ग्रीन के बारे में या कांट के बारे में? तो ऐसा कांट के बारे में कहा गया है भाई। आपका ऑप्शन द सही होगा। आप सेशन को देख रहे होंगे, ऐसे ही प्रश्न आपसे आएंगे और आप घूम जाएंगे और परीक्षा हॉल में आपको घुमा देगा एग्जामिनर और आप गलत करके चले आएंगे। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ऐसे टॉपिक को और चैनल वाले और यूट्यूब वाले उठाने से भी घबराते हैं क्योंकि वो ना तो सही ढंग से व्याख्या कर पाएंगे और ना इस पे अपना समय लगाना चाहते हैं। और हम आपके लिए ऐसा ही टॉपिक उठाए हैं जो आपको तो देखने में नीरस लग रहा होगा पर ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा हाल में आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। वह कौन सा आदर्शवादी चिंतक है जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया है? वह कौन सा आदर्शवादी चिंतक है जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया है? ये आपको बताना है। आदर्शवादी चिंतक जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया तो कांट थे क्या, या ग्रीन थे, या हीगल थे, या फिक्टे थे? तो उस आदर्शवादी विचारक का नाम आपको बताना है। चलिए हम बताते हैं। वो आदर्शवादी विचारक और कोई नहीं, हीगल ही थे। हीगल महोदय ये ही आदर्शवादी थे जिनको सरकारी दार्शनिक कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। इतिहास का दर्शन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ग्रंथ का लेखक कौन है? इतिहास का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इसका उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इतिहास का दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक ग्रीन है क्या, या हीगल, या फिक्टे, या काउंट? आप बताने का प्रयास करें। तो ये हीगल महोदय थे। इन्हीं की पुस्तक का नाम था इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अधिकार का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ राइट ग्रंथ का लेखक कौन है? अधिकार का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ राइट, अभी आपने पढ़ा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसके लेखक हीगल थे। अब अधिकार का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ राइट ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको इसका उत्तर देना है। फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक के लेखक भी हीगल महोदय ही हैं। हीगल महोदय, आपका ऑप्शन आ सही होगा। आपका ऑप्शन आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह कौन सा दार्शनिक है जिसने अपने जीवन काल में शिकायत करते हुए कहा था, केवल एक ही व्यक्ति ने मेरे सिद्धांतों को समझा है, ये भी संभव है कि उसने भी इन्हें ना समझा हो? प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 क्या बोल रहा है? वह कौन सा दार्शनिक है? ये कोई हीगल अपने बारे में किसी के वो ऐसा बोल रहे हैं, हीगल जी। हीगल ही ऐसा बोल रहे हैं कि
हमारे बारे में कोई एक ही व्यक्ति समझ पाया है और वो भी ये संभव है कि वो ना समझा हो। तो प्रश्न को देखिए, वह कौन सा दार्शनिक है जिसने अपने जीवन काल में शिकायत करते हुए लिखा था, केवल एक ही व्यक्ति मेरे सिद्धांतों को समझा है। ये भी संभव है कि उसने भी इन्हें ना समझा हो। हीगल महोदय ऐसा विचार व्यक्त किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जो कुछ वास्तविक या तात्विक है वह बुद्धिगम्य है, और जो बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। यह किसका कथन है? तो ऐसा विचार देने वाले भाई हीगल महोदय हैं। देखिए हीगल के ऊपर कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं कि आपको किसी भी चैनल पर देखने को भी नहीं मिलेगा, और वैसे ही प्रश्न आपके परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। साथ में हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जो भी पोल्टी से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को का संग्रह करके आपके सामने ला रहा हूँ। साथ में हमें उसमें से हम और क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में भी कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज्य को भूमंडल पर विद्यमान भगवान मानता है। राज्य को भूमंडल पर विद्यमान भगवान मानता है। कौन भाई मानता है? राज्य को इतना महत्व देने वाला कौन है भाई? तो राज्य पे सर्वाधिक महत्व देने वाले इन चारों में हीगल महोदय हैं। हीगल महोदय हैं भाई। राज्य को भूमंडल पर विद्यमान भगवान मानता है हीगल जी। चलिए हीगल के अनुसार राज्य की विशेषता है। हीगल के अनुसार राज्य की क्या विशेषता है आपसे पूछा जा रहा है, तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। यह भूमंडल पर दैवी विचार है। हाँ भाई है। यह अपने आप में साध है। इसे पृथ्वी पर भगवान की महायात्रा का अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है। हीगल के राज की ये तीनों विशेषताएं हैं, अर्थात आपका प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। ऐसा विचार देने वाले कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है, ऐसा कथन हीगल ही कहा करते थे। हीगल महोदय कहा करते थे भाई। प्रश्नों को विशेष रूप से ध्यान से पढ़ते जाइए, उत्तर देने का प्रयास करें। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के आदेशों को अपना कर्तव्य समझते हुए उनका पालन है। प्रश्न नंबर 33 में देखेंगे, स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल राज्य के आदेशों को अपना कर्तव्य समझते हुए उनका पालन करना है। ऐसा विचार हीगल महोदय ने दिया था। हीगल महोदय, आप देखिए हीगल के ऊपर कितने प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। उसने राज्य को स्वतंत्रता की भावना का मूर्त रूप समझा। यह निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? उसने राज्य को स्वतंत्रता की भावना का मूर्त रूप समझा। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो ये हीगल की ओर इंगित करता है, हीगल की ओर संकेत कर रहा है भाई। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बात सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति राज्य की इच्छा में अपने को जितना अधिक विलीन करेगा उसकी स्वतंत्रता उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी। चलिए भाई,
व्यक्ति राज्य की इच्छा में अपने को जितना अधिक विलीन करेगा, उसकी स्वतंत्रता उतनी ही अधिक पूर्ण होगी। ऐसा विचार देने वाले हीगल महोदय हैं। हीगल महोदय, आपका ऑप्शन सही होगा। आदर्शवादी विचारधारा का सिद्धांत है। आदर्शवादी विचारधारा का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है भाई? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नहीं भाई, उपयोगितावादियों का है ये। वही है, सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करे, व्यक्तिवादियों का है। आदर्शवादियों को क्या है? केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूति कर सकता है। ऑप्शन सही है। ये उपयोगितावाद से है। उपयोगितावाद चलिए भाई, अब आगे आ जाइए। आदर्शवादी विचारधारा का सिद्धांत है, ये केवल सरकार में ही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व की अनुभूति करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आदर्शवाद के सिद्धांत नहीं हैं। आदर्शवाद के सिद्धांत नहीं हैं। राज एक नैतिक संस्था है, या राज साध्य है साधन नहीं, या राज सामान्य इच्छा का प्रतीक है, या राज आवश्यक बुराई है। राज नहीं भाई, आदर्शवाद का सिद्धांत नहीं, राज आवश्यक बुराई है। ये आदर्शवादियों का सिद्धांत नहीं। राज एक नैतिक संस्था है, राज साध्य है साधन नहीं, राज सामान्य इच्छा का प्रतीक है। आदर्शवाद के सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन सही होगा, राज आवश्यक बुराई है। आदर्शवाद के सिद्धांत हैं, यथार्थ की तुलना में विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। राज एक जीवित नैतिक संगठन है। राज स्वतंत्रता का साकार रूप है। तो आदर्शवाद के सिद्धांत ये तीनों हैं भाई, उपर्युक्त तीनों। 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त तीनों। आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है। आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है, राज साध्य है साधन नहीं। यही ऑप्शन सही है, राज आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादियों का है ये, व्यक्तिवादियों का है। राज हिंसा का मूर्त रूप है, फांसीवाद। फिर व्यक्ति प्रमुख है, राजगौड़ नहीं भाई। हम तो इसका आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आदर्शवाद का प्रमुख सिद्धांत है, राज्य साध्य है साधन नहीं। आपका ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ऑक्सफोर्ड विचारधारा, ऑक्सफोर्ड विचारधारा के आदर्शवादी चिंतक हैं। प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे तो ग्रीन है क्या? हैं भाई, सही है। ब्रेडले हैं ये भी सही है। बोसांके भी हैं भाई, बोसांके। आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ग्रीन ने तुलनात्मक दृष्टि से किसका अधिक अनुसरण किया है? ग्रीन ने तुलनात्मक दृष्टि से किसका अधिक अनुसरण किया है? आपको इसका उत्तर देना है। तो हीगल का किया है, या कांट का, या फिक्टे का, या किसी का भी नहीं। तो ग्रीन ने अनुसरण तो तीनों का किया है, पर तुलनात्मक दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो तुलनात्मक दृष्टि से कांट का सबसे अधिक अनुसरण किया है। ग्रीन ने कांट का सबसे अधिक अनुसरण किया है।
आदर्शवादी आदर्शवाद की ब्रिटिश विचारधारा की विशेषताएं हैं। आदर्शवाद की ब्रिटिश विचारधारा की विशेषताएं हैं। उत्तर देने का प्रयास करें। तो राज्य को हीगल की भांति पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकार प्रदान नहीं किए जाएं। सही भाई। राज्य को हीगल की भांति पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकार प्रदान नहीं किए जाएं। व्यक्ति को भी साध्य माना जाए, ये भी सही है। कतिपय अवस्थाओं में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार प्रदान किया जाए, ये भी सही है। तो आदर्शवाद की ब्रिटिश, भाई प्रश्न पे विशेष रूप से ध्यान देना है, ब्रिटिश विचारधारा की विशेषता पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन द सही होगा। उपर्युक्त सभी विचारधाराएं सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार निहित है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये विचार किसका है? ये विचार देने वाले विचारक कौन हैं? तो मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार निहित है। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ऐसा विचार ग्रीन महोदय ने दिया था। ग्रीन महोदय, आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह कौन सा विचारक है जो भावात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है? वह कौन सा विचारक है जो भावात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है? तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। ये ग्रीन महोदय थे, या बोसांके, या हीगल, या फिक्टे? तो भावात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करने वाले ग्रीन महोदय थे। आपका ऑप्शन आ सही होगा। उत्तम जीवन की बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना चाहिए। यह विचार किसका है भाई? उत्तम जीवन की बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना चाहिए, ऐसा विचार देने वाले ग्रीन महोदय हैं। ग्रीन महोदय ने कहा था उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना चाहिए। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बा सही होगा, ग्रीन महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। राज्य का आधार सख्त नहीं इच्छा, ये विचार किसका है? तो ये तो आप पहले के भी प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर आप खुद समझ रहे होंगे। चलिए हम बताते हैं। राज्य का आधार सख्त नहीं इच्छा है, ये विचार दिया था ग्रीन महोदय ने। ग्रीन महोदय का ये विचार है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन विचारक देता है? व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा विचारक देता है? आप उत्तर करने का प्रयास करें। ये हीगल देते हैं, या बोसांके, या ग्रीन, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार ग्रीन महोदय देते हैं। ग्रीन महोदय भाई, हीगल नहीं देता है, इसलिए आपका ऑप्शन दा नहीं से होगा, ग्रीन देता है। चलिए आप अगले प्रश्न पे आते हैं। हीगल का कट्टर अनुयायी कौन है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। हीगल का कट्टर अनुयायी कौन है? तो हीगल के अनुयायी तो ये इसमें तीनों हैं भाई, तीनों हीगल के अनुयायी हैं। पर सबसे ज्यादा अनुयायी कौन है? हीगल का कट्टर अनुयायी कौन है? ब्रडले हैं। ब्रडले महोदय हीगल के कट्टर अनुयायी थे। तो 48 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 49। हीगल की भांति राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है। कौन मानता है भाई? हीगल की भांति
राज को सर्वशक्त मानने वाला कौन विचारक है भाई? तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो हीगल की भांति राज को सर्वशक्त मानने वाला विचारक ब्रेडले महोदय थे। अभी बताया था हीगल का कट्टर समर्थक, हीगल की बातों को कट्टरता से पालन करने वाले हीगल थे, ये ब्रेडले थे। तो हीगल की भांति राज को सर्वशक्तमान मानता है ब्रेडले महोदय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 50। ब्रेडले और बोसांके के विचार निम्नलिखित में से किससे अधिक मेल खाते हैं? ब्रेडले और बोसांके के विचार निम्नलिखित में से किससे अधिक मेल खाते हैं? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो ब्रेडले और बोसांके दोनों के विचार सबसे अधिक क्या ग्रीन से मेल खाते हैं, या हीगल से, या कांट से, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रेडले और बोसांके के विचार निम्नलिखित में से हीगल से ज़्यादा मेल खाते हैं। हीगल के ही ज़्यादा अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सा सही होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।